हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 20 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके पहले हमने वीडियो नंबर 19 में ये देखा था कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज वायर है तो उसके कारण जो है स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। उस पर न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपसे बताया था कि उस पर आप लोग फोकस करना। मैंने प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी कराई है। अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अब रिंग लेंगे और रिंग के सरकमफरेंस पर हम जो है कि चार्जेस को यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद उसके एक्सिस पर जो लाइन रिंग के सेंटर से निकलती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द रिंग। ठीक है बेटा जी। तो हमें उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे किस तरीके से इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना है। तो हमें देखना है बेटा जी। तो हम जो आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है कि देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है बेटा जी। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है ना। अब हम एक रिंग लेंगे, उस रिंग पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर उसकी एक्सिस बनाएंगे और फिर वहाँ से चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है। तो आपने कहा कि मान लो ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है ना। अब इस रिंग पर जो है चार्जेज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो इस तरीके से ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा जी। और यहाँ पर इसकी रेडियस हमने क्या मान लिया है, आर है। जो रिंग की रेडियस है वो आर है। इस पर रिंग पर जो चार्ज हमने ले लिया है वो क्यू चार्ज है। ठीक है बेटा जी। अब जो रिंग की एक्सिस है उसको हमें बनाना है। देखो ये रिंग का सेंटर है ये, है ना, और ये एक्सिस ऑफ द रिंग है। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट पी लिया और इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो ये रिंग है, ये जो रिंग हमने आपको दिखाया है, ये रिंग जो है इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगी। और हमेशा देखा आपने कि अगर बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी है तो उसके दो कंपोनेंट मिलते थे, एक आपका हॉरिजॉन्टल, एक आपका वर्टिकल। इसमें भी वैसा ही होगा कि इसके पास क्या होंगे, ये इसका जो है, अगर हम पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट पी पर इस चार्ज रिंग के कारण जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा कि टूवर्ड्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है रिंग पे, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको मिलेगा वो अवे मिलेगा, ऐसे एक ही मिलेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट भी इसमें आते हैं, लेकिन रिंग आपकी सिमेट्रिकल है। रिंग क्या आपकी सिमेट्रिकल है, इसलिए जितना कंपोनेंट ऊपर आएगा उतना ही कंपोनेंट क्या होगा आपका नीचे आएगा। तो ये कंपोनेंट आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब जो यूनिफॉर्म चार्ज रिंग आपकी है उसकी वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है वो एक्सिस के अलोंग ही मिलने वाला है, इस एक्सिस के अलोंग ही मिलने वाला है। और इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है ई नेट इक्वल टू के क्यू। क्यू इज द चार्ज ऑन द रिंग अपॉन आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग। एक्स क्या है बेटा जी, सेंटर से लेके पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस आपका ये एक्स है। ये डिस्टेंस हमने x लिया हुआ है। अब इस x को हम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन अगर आपकी सिमेट्रिकल रिंग है और आप कहोगे सर कि अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्म है तो ये 100% श्योर है कि एक्सिस पर ही निकाल रहे हैं हम लोग, किसी अदर पॉइंट को मत लेना आप लोग। एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द रिंग होगी, क्योंकि रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है। और रिंग पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी चेंज, टुवर्ड्स द रिंग हो जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब बेटा आप लोगों ने कहा कि तो ये तो जो वर्टिकल कंपोनेंट कट जाता है इसमें है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है। उसकी वैल्यू आती है ई नेट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स आता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा जी। और
अब कहोगे सर कि अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis and away from the center of positive ring। तो अगर सेंटर ऑफ द रिंग मतलब ये सिर्फ किसके लिए है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखा है। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग होगा, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग मतलब रिंग का सेंटर हमने यहाँ ये लिया हुआ है, देखो सेंटर आपका सी यहाँ पर है और इससे अवे है। ये कब है, जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब कहोगे सर कि एक्सिस क्या आप राइट साइड ही लोगे, क्या लेफ्ट साइड नहीं ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब एक्सिस को आप राइट साइड लेफ्ट साइड तो रहेगी। पॉइंट को आप इस एक्सिस पर कहीं भी ले सकते हो। अभी तो पॉइंट आपने पी को लिया है राइट साइड पे। आप देखो जैसे जैसे पी को आप चेंज करोगे, यहाँ पर रखो यहाँ पर, वैसे वैसे यहाँ पर एक्सचेंज होगा, नीचे भी आपका एक्सचेंज होगा। तो पी के पोजीशन को चेंज करने पर एक्स आपका चेंज होगा और एक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका चेंज होगा। इसका मतलब एक्सिस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है कि नहीं बेटा जी, फॉर्मूले के हिसाब से। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स, ये आज का फार्मूला बना। डायरेक्शन को आप समझ गए। अब आते हैं हम दूसरी केस भी, इसकी हम अच्छा ये हो गए कंडीशंस। अब देखो इसमें हम केसेस डील करते हैं। तो आपने कहा कि सर मान लो हमारे पास ये हमारे पास एक वही कंडीशन आपकी, मान लो हमारे पास एक रिंग है, इस पर कितना चार्ज मैंने लिया, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है ना। उसकी एक्स इधर भी बनी हुई है, उसकी एक्स इधर भी बनी हुई है। आपने कहा राइट साइड पे कोई पॉइंट अगर हमने पी लिया तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द रिंग होगी। वो डायरेक्शन आपने ऐसे बना दिया। अगर लेफ्ट साइड आपने कहीं लिया, पॉइंट पी लिया, तो पॉइंट पी पर क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द रिंग होगी। ठीक है बेटा जी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सिस के किसी पॉइंट पर आप कहीं कोई पॉइंट लोगे, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा रिंग से अवे होगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो आप यहाँ देखो हमने लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जा रही, क्योंकि पॉजिटिव की कंडीशन ली। अब हमने क्या करना है, अब दूसरी कंडीशन देखनी है कि मान लो अगर रिंग पर नेगेटिव चार्ज है क्या, तो हमें देखना है केस 2 क्या हमारा होगा। ये जो हमारा केस 2 होगा वो केस 2 भी देख लेते हैं हम लोग कि केस 2 हमारा क्या होगा। हमने क्या किया, एक रिंग लिया हमने, अब इस रिंग पर हमने क्या दिया, -q चार्ज दे दिया, ठीक है ना। अगर आपने -q चार्ज दे दिया और एक्सिस हमने बनाई यहाँ पर भी एक्सिस बनाई हमने दो। अब हमने पॉइंट काउंट किए कि एक पॉइंट हमने लिया P1 लिया यहाँ पर और एक पॉइंट हमने P2 लिया, लेफ्ट साइड में लिया। डायरेक्शन देखनी है कि P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो कहोगे क्योंकि सर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो आप कहोगे सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द रिंग होगी या टुवर्ड्स द सेंटर होगी। और इधर अगर आपने जो पॉइंट P2 लिया है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी, वो टुवर्ड सेंटर होगी। मतलब सेंटर आपने यहाँ बनाया होगा। इसका ये सिंपल सा मतलब हुआ कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो रिंग पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर अगर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करोगे तो वो डायरेक्शन जो है डिपेंड करेगी कि आपके रिंग पर कौन सा चार्ज है। और फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे रिंग पर नेगेटिव चार्ज हो और चाहे पॉजिटिव चार्ज हो। जो मैंने फार्मूला ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है यही फार्मूला सबके लिए आने वाला है, ठीक है ना। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी पॉजिटिव नेगेटिव से। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। तो मैंने यहाँ लिखा है इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द रिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है बेटा जी, ये जब नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तब की बात है, ठीक है ना। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1 करके। ये जो फार्मूला आपने यहाँ निकाला है, ठीक है ना, ये जो फार्मूला आपने यहाँ निकाला, इस फार्मूले में देखिए कि जैसे जैसे आपका एक्स चेंज हो रहा है ना, आपको देखो यहाँ पर एक्स कुछ और यहाँ पर कुछ और, जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में एक्स आया हुआ है, ऊपर भी आपका नीचे भी है। देखते हैं कि अगर मान लो अगर किसी बच्चे ने कहा सर पॉइंट पी को हमने यहाँ ना लेकर के हम सेंटर पे ले लिए, जैसे ही पॉइंट पी को आप सेंटर पे लेके आओगे वैसे ही इस जो आपने एक्स लिया ये 0 हो जाएगा,
क्योंकि x क्या है, x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट एट विच वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आपने पॉइंट को सेंटर पे ही रख दिया तो सेंटर और p के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0। इसका मतलब जैसे ही पॉइंट सेंटर पे आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आपकी x की वैल्यू यहाँ रख दोगे 0 ना, यहाँ रखोगे x की वैल्यू 0, यहाँ रखोगे x की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 रखोगे, सिंपल यहाँ पर r के टर्म में आंसर आने वाला है। लेकिन ये इंटू x है तो 0 कर दिया अगर आपने, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि सेंटर पर जैसे आपने रखा क्या, पॉइंट P को, सेंटर पर आपने कैलकुलेट किया कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे तो 0 है, लेकिन क्या सेंटर से दूर जाएंगे तो कुछ मिलेगी, यस मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ मिलेगी, हर पॉइंट पर आपको मिलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलती जाएगी। व्हाट हैपन इफ़ वी रीच एट द इन्फिनिटी, अगर हम इन्फिनिटी पर पहुंच गए वहाँ पर पॉइंट को लेकर, तो इन्फिनिटी पर इस रिंग के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, एट इन्फिनिटी। इसका मतलब x को आपने क्या रख दिया, इन्फिनिटी रख दिया। तो अगर आपने x को इन्फिनिटी रख दिया तो यहाँ रखोगे इन्फिनिटी, यहाँ भी रखोगे इन्फिनिटी। तो अगर कुछ भी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे, आप नीचे क्या रख दिया आपने, इन्फिनिटी ना, जैसे इन्फिनिटी आया तो ऊपर जो भी हो अपॉन इन्फिनिटी करो तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही पॉइंट को आप कहाँ लेके जाओगे, इन्फिनिटी पे लेके जाओगे, तो आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ, सीधा सा समझाते हैं आपको कि इसका ये मतलब हुआ, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर एक रिंग लिया ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर इसका सेंटर है और ये लाइन आपने ड्रॉ किया ऐसे, इधर भी आपने एक्सिस ड्रॉ किया आपने ऐसे, तो आप कहोगे सर जब हम कहाँ पहुँचेंगे, इन्फिनिटी पर पहुँचेंगे तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब हम सेंटर पे हैं तब भी ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कहोगे सर हाँ, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होती जाएगी और इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगी। और आप देखते हो सेंटर पर भी 0 है। इसका मतलब अगर सेंटर पर 0 है और इन्फिनिटी पर 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी। आपके ब्रेन में ये चीज़ आ रही होगी ना कि सर सेंटर पे भी आप हम आ गए, वहाँ भी 0 है, इसका मतलब हम चले गए इन्फिनिटी पर, वहाँ भी 0 है। सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है और वो x पर डिपेंड कर रही है। सेंटर और इलेक्ट्रिक और इन्फिनिटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग है, क्योंकि x की वैल्यू चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। अगर हमने आपसे पूछ दिया कि बताओ बेटा जी किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो आप नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि आपको दो ही पता है कि एक है इन्फिनिटी पर, वहाँ है 0, एक सेंटर पर, यहाँ है 0। तो बीच में कोई न कोई पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाली है। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इन्फिनिटी पर भी कम हो गई और सेंटर भी कम हो गई, इसका मतलब अगर बहुत दूर जाओगे तब भी कम होती जाएगी और बहुत सेंटर के पास आओगे तब भी कम होती जाएगी। मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मान लो एक पॉइंट आपने यहां पर कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट P, आपने कहा सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपने कह दिया सर मैक्सिमम है, मान लो मैक्सिमम है। तो जैसे आप राइट साइड जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होने लगेगी और जा कर के इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगी, और जैसे आप लेफ्ट साइड में आओगे वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी और सेंटर पे आके 0 हो जाएगी। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाली है, और उसके राइट जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, उसके लेफ्ट आओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, सेंटर पे पहुंचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इन्फिनिटी पे पहुंचोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है बेटा जी। तो इसका मतलब क्या है कि बीच में क्या है, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाली है। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैक्सिमम है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कैसे किस पे करती है, एक्स पर डिपेंड करती है। तो एक्स के किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, इसको निकालने का एक तरीका है। मतलब एक्स वेरिएबल है, यानी एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, उस लाइन पर हर पॉइंट पर एक्स चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है। और आपसे कह दिया गया कि इसी लाइन पर
कोई न कोई एक ऐसी एक्स की वैल्यू है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, उसको निकालो। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आप क्या करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है एक्स पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो कर दोगे। ये फॉर मैक्सिमा, तो फॉर मैक्सिमा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको, जिस पर वो डिपेंड कर रही है, उसके रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। जीरो करने के बाद फिर जो एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, उसी वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम होगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है बेटा जी, ये तरीका है कि ये किस एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जीरो के बराबर किया, अब एक्स की वैल्यू हम निकाल के आपको बता देंगे। ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं, फॉर्मूला आपका यही है। तो ये मैं यहाँ पर था, ये मैं डिस्कस कर चुका था। अब केस 3 में हम लोग देखते हैं केस 3 क्या है। केस 3 में बेटा जी कहा गया है इफ़ x इक्वल टू 0, अगर x 0 के बराबर है, इट्स इम्प्लाइड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सेंटर पे आप आ गए, है कि नहीं बेटा जी। तो x इक्वल टू 0 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, रख के देखो फार्मूले में। और इफ़ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर आप कहाँ चले गए, इन्फिनिटी पर, इट्स इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। इट मीन्स in between x equal to 0 and x is equal to infinity maxima exist। x equal to 0 और x equal to infinity के बीच में ही कहीं पर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो फिर आपने कहा कि फॉर मैक्सिमा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर। तो ये कंडीशन किसकी है, मैक्सिमा की है। तो हम करते हैं बेटा जी, देखो हमने कहा d/dx, हमने कहा ब्रैकेट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी, KQX ब्रैकेट r² प्लस x² 3/2, और आपने इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अपॉन इज इक्वल टू आपने 0 कर दिया। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हो तो ठीक है। कैसे करोगे, देखो ये डिफरेंशिएट करोगे, KQ क्या है आपका, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो आपने क्या किया, K और Q को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, है ना। तो आपने अगर निकाल लिया तो क्या किया आपने कि d/dx कर लिया, और इन ब्रैकेट क्या बचा आपका x अपॉन, ठीक है ना। तो आपने इसको क्या कर लिया, इसको प्रोडक्ट रूल में तोड़ दिया। कैसे, x इंटू r² प्लस x² पावर 3/-3/2 ऐसे कर लिया। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, आपका सेकंड फंक्शन हो गया। आपने को पढ़ाया होगा हमने डिफरेंशिएशन, इसको ऊपर ले गए ना आप, तो बस इसको तोड़ देते हैं हम लोग, KQ इन ब्रैकेट, इसको इक्वल टू 0 करना है। तो क्या बन जाएगा बेटा जी, फर्स्ट फंक्शन, है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। जब सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, r² प्लस x² पावर क्या आएगा बेटा जी, सॉरी इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे कि यहाँ आ जाएगा -3/2, है ना, पावर मल्टीप्लाई होता है -3/2, r² प्लस x² पावर 3/2 -1, n-1 होता है बेटा ना, है ना। अच्छा, फिर कहोगे सर प्लस सेकेंड फंक्शन जो कहते हो लिखोगे r² प्लस x² पावर 3/2 विथ माइनस साइन, ठीक है बेटा जी। और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन को आप 1 लिख दोगे, ये आपने ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू आपने 0 कर दिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है बेटा जी। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, K, तो अब देखो ये KQ को अगर आप अंदर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीधे मैं इसको, यस अब देखो क्या किया मैंने, इस पूरा का पूरा एक KQ, इस पूरे के पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो आपने कहा कि यहाँ आ जाएगा KQX, है ना, यहाँ -3/2 यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं r² प्लस x², है ना बेटा, और यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा -5/2,
-5/2 आ गया। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर प्लस कितना आ गया, प्लस आ गया कितना आपका r² प्लस x², है ना, पावर -3/2 इक्वल टू 0 कर दिया आपने। तो आप इसको मैं पहले लिख दूंगा, पहले इसमें के क्यू से मल्टीप्लाई भी करना होगा ना आपको, के क्यू है ना, यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये के क्यू इसके पास भी जाएगा तो इसके पास भी आएगा, तो के क्यू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा आपको। तो हम इस टर्म को लिख देंगे पहले और इसको लिख देंगे बाद में, तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख दिया हमने के क्यू आर, और इसको मैंने नीचे कर दिया क्योंकि यहाँ पर पावर है -3/2 ना, तो इसे हमने कर दिया क्या, नीचे कर दिया, क्या हो जाएगा तुम्हारा r² प्लस x² पावर 3/2, है ना, प्लस में आ जाएगा अपान करके। ठीक है बेटा जी, यहाँ आ जाएगा -3/2 के क्यू एक्स, है ना, इसको आप नीचे लिख लोगे ऐसे, r² प्लस x² क्या कर दोगे बेटा, -5/2 कर दोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे। बस यहाँ तक आपको करना था। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ऐसे डिफ्रेंशिएट करना था। तो मैंने किया है, देखो ये टर्म मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान देना कैसे मैंने इसको किया है। सारा टर्म हमने वैसे ही लाया है, देखो यहाँ पर माइनस लिखा है, 3/2 है, के क्यू एक्स है, r² प्लस 5/2 है, और यहाँ पर इंटू 2x भी करना पड़ेगा क्योंकि इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2x को। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर आपका 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, देखो अगर इक्वल टू 0 आप है तो आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, आपने कि आप कॉमन ले लो। अगर आपने कॉमन लिया, ओके बेटा, तो मैं इसको साइड से कर देता हूँ, उधर थोड़ा सा आपका क्या है, जो मैंने लिखा था उसमें थोड़ा सा वो आपस में राइटिंग मिक्स हो गई थी, इसलिए मैं इसको एक तरफ सही ढंग से करता हूँ जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो। अदरवाइज़ क्या है कि उसमें आप बिल्कुल हो जाओगे कन्फ्यूज। तो मैंने अभी देखो मैं कर रहा हूँ, ये क्या है आपका, ये मैंने कहा था ना कि ये DE/dx इक्वल टू 0 करना होगा। ठीक है बेटा जी, तो आपने यहाँ क्या कर दिया, आपने कहा कि इस केस में यहाँ पर देखो, आपने कहा कि D/dx लिखा आपने, इन ब्रैकेट क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, Q इंटू x अपॉन क्या होगा, r² प्लस x² पावर 3/2, इसको आप 0 के बराबर आपको इक्वेट करना है। ठीक है बेटा जी, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, आपने कहा सर कि के क्यू को बाहर ले लेते हैं, तो Q को आपने बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है वो, तो D/dx हो जाएगा ये। और इसके बाद आपने क्या किया कि ये जो आपने लिखा x इंटू, इसको आपने ऊपर कर लिया प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए, r² प्लस x² पावर -3/2। इसमें आप कोसेंट रूल भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर याद आपको रहेगा तो कोसेंट रूल भी लगा के सॉल्व कर सकते हो उसको, मैंने आपको बताया है। इतना कर लिया आपने। अब अगर इसको आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो, तो कैसे करोगे, देखो क्या होगा, के क्यू तो ज्यों का त्यों रहेगा बेटा जी, है ना, के क्यू को आपने ज्यों का त्यों कर लिया ऐसे, ये आपका के क्यू ज्यों का त्यों हुआ। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बेटा जी, इसको मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको मान लो ये सेकेंड फंक्शन है, तो आपने कहा कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जब करोगे तो क्या होगा, पावर कितना है, ये पावर लोगे ना आपका, इसको पूरा का पूरा x मान लोगे, इसको पूरा का पूरा x मान लोगे, ये पावर 3/2 है तो मल्टीप्लाई होगा, उसमें से एक कम होगा, तो आपने कहा कि इसमें कर लेंगे हम लोग -3/2 मल्टीप्लाई होगा, और क्या होगा, r² प्लस x² पावर -3/2 और -1 करना होगा। और इसमें अगर इस पूरे को आपने x माना है तो इसको एक बार और भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो r तो हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट रेडियस है, x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2x। ऐसे ये चीज़ छूट रही थी, ये बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको कैसे करना है। जब आपने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो याद रखना इस पूरे के पूरे को आपने x मान लिया है। जब इसको आपने पूरा का पूरा x एज्यूम कर लिया है तो आपने कहा कि -3/2 क्या मल्टीप्लाई होगा, -3/2 में से
एक कम हो जाएगा, ये तो रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसको आपने x एज्यूम किया हुआ है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इस अंदर वाले टर्म को, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आर स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, रेडियस है ना वो, x आपका वेरिएबल है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सिंपल आपका 2x आएगा। तो ये आपका सेकेंड टर्म आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। तो आप कहोगे सर प्लस क्या, सेकेंड फंक्शन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 कर लिया आपने, और इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इसको आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब इसको इक्वल टू 0 कर दिया आपने। 0 करते ही के क्यू आपका चला जाएगा 0 में, के क्यू हट जाएगा, के क्यू को कोई मतलब ही नहीं है, आप क्यों अंदर लेके जाओगे के क्यू को, के क्यू चला जाएगा 0 के पास, तो 0 क्योंकि कॉमन है पूरा का पूरा, राइट साइड ले जाओगे 0 बन जाएगा, वो 0/समथिंग 0, ठीक है ना। तो आपने कहा कि अब अंदर वाले टर्म को हम लोग लिख लेते हैं, के क्यू में डरना मत, क्योंकि क्यू को चला गया राइट साइड में, वो 0 कर, क्योंकि राइट साइड में 0 है, सब कुछ 0 हो जाएगा, के क्यू पूरा का पूरा जो भी है वो 0 हो जाएगा आपका। तो आपने कहा कि ये जाएगा नीचे 0 बन जाएगा, इसके बाद बचेगा क्या आपका, देखो -3/2 है ना, और देखो ये आपका x है इंटू 2x होगा, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम नीचे कर लेंगे क्योंकि ये -3/2 -1 क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2, तो ये हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो आपने कहा ये आपका 5/2 नीचे आया हो, ठीक है बेटा जी। अब इसके बाद जो है कि आपने कहा कि प्लस यहाँ कितना आप बचेगा आपका 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बेटा जी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा, और ये इज इक्वल टू आपका 0 बचा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपने कहा कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया और ये हमारा रिजल्ट आया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है देखो जी, इसमें क्या आएगा बेटा जी, ध्यान देना इसको, इसमें जो है आपका कॉमन क्या होगा, कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन ले लेंगे उसको, ठीक है ना। देखो अगर हमने जो है यहाँ पर ये 3/2 है, यहाँ पर 3/2 है, तो यहाँ पर अगर इसको हम कॉमन लेते हैं, इस पूरे को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, देखो इसमें अगर पूरे को हम कॉमन लेते हैं तो ऐसा करते हैं कि इसको लिख देते हैं पहले, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, तो कॉमन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको एक टर्म आगे बढ़ा दिया, हमने कहा कि 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 कर लिया, इसको पहले कर लिया, और -3/2 2x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5/2 कर लिया, ये इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ से देखो 2 से 2 तो कट रहा है, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से क्या है, अगर हमने इसको कॉमन किया तो 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है ना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 1, ठीक, यहाँ बन जाएगा 1 बेटा बच जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर देखो 1 तो निकल गया, अब नीचे से जो है ना ये जो कॉमन लिया आपने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, क्या इसमें है वो, यस। आप कहोगे सर यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 निकलेगा, तो यहाँ से -3/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 5/2 है ना, तो 5/2 से कितना निकालना है, 3/2 बाहर निकालना है, तो यहाँ से क्या करोगे -3/2 करोगे तो 2/2 आएगा, सिंपल यहाँ बच जाएगा -3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये इक्वल टू 0। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5/2 है ना, इसमें से कितना बाहर निकाल लिया आपने, 3/2 बाहर निकाल लिया, तो 3/2 अगर बाहर निकालोगे अगर तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 5 - 3 2/2, सिंपल बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो आपने कहा कि सर इतना तो हमारा ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो सिंपल बचा कि आपका 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जाएगा राइट साइड में, राइट साइड में 0 बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 - 3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बेटा जी। अब बताइए, अब आपने कहा सर कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा बेटा जी बोलो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर है ना, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा,
ई इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बचा -3x², ये तो जो कहते हो नीचे रहेगा। अब ये जाएगा इसके पास, वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि नीचे बैठा हुआ है, मल्टीप्लाई ये भी 0 हो जाएगा। तो लास्ट में आपका क्या बचा, आपका बचा r² प्लस x² -3x² इज इक्वल टू 0। तो r² बच जाएगा -2x² इक्वल टू 0 बच जाएगा बेटा जी। अब यहाँ क्या आ जाएगा 2x² है ना इक्वल टू r²। तो x कितना आ जाएगा बेटा जी ±r/2। ये देखो ऐसे निकलेगा ये। तो ये डिफ्रेंशिएशन बहुत टफ नहीं था, लेकिन आपको बताना था मुझे कि आया कैसे। यही सब स्टोरी हम कम से कम करना चाहते हैं, लेकिन अब आ गया तो मैंने सोचा आपको बता दें, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन अच्छे से जानते हो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके कॉमन लिया गया है, तो कॉमन लेकर के ये वैल्यू यहाँ पर निकाली गई है। इसका मतलब क्या हुआ, अब प्लस माइनस में आया है, यानी सेंटर से सारा का जो डिस्टेंस का कैलकुलेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है सेंटर से। मतलब जो रिंग आपकी है, रिंग के सेंटर से +r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम होगी, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में। सेंटर से राइट साइड r/√2 में। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है बेटा जी, ये √2 होगा, इसको आप करना, ये √2 है, ये है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 है। जब 2 को भेजोगे यहाँ पर, जब रूट लोगे तो x आएगा और r² तो r बन जाएगा, लेकिन 2 आपका √2 होगा। ठीक है, इसको √2 ले लेना। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से अगर हम r/√2 राइट साइड में जा रहे हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और सेंटर से r/√2 हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तब भी उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। इसके बाद अगर r/√2 से आगे निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, अप टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगी। अगर r/√2 से सेंटर की तरफ आ रहे हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और सेंटर पे आके 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, जैसे हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर देखो। इसका मतलब आपको इस पॉइंट पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चला कि इसके राइट साइड में मान लो ये पॉइंट आपका r/√2 है प्लस में। ठीक है ना, या तो हम आपको 1 मिनट हम आपको इसी जहाँ हमने आपको एक्सप्लेन किया है मैं वहाँ बताऊँगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा बेटा जी। ठीक है ना, यहाँ देखो मैंने किया एक्सप्लेन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास ये आपके पास एक रिंग है, ठीक है ना, इस रिंग से ये देखो सेंटर से ये आपकी एक्सिस यहाँ पर है और एक एक्सिस आपकी यहाँ पर ऐसे है। ठीक है ना, ये आपका सेंटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। तो सेंटर से जैसे ही हम कहाँ पहुँचेंगे, x इक्वल टू +r/√2 पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी। और जैसे ही यहाँ से हम राइट साइड चलना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी बेटा जी, और जा कर के इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगी, 0। और जैसे ही r/√2 से आप अंदर की तरफ आना शुरू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होते होते तो सेंटर पे आओगे, सेंटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब r/√2 से क्या होगा, जो +r/2 से राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, लेफ्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ठीक है, ये आपका सेंटर है। अब आते हैं यहाँ पर, यह है -r/√2। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी मैक्सिमम है। अब जैसे ही जाओगे राइट साइड में सेंटर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी। और जैसे जाओगे लेफ्ट साइड की तरफ तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, और यहाँ पर जो आपका इन्फिनिटी है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0, और सेंटर की तरफ आओगे तब इसी पर भी आपकी 0 ही होगी। इसका ये मतलब हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा जी। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन केस ऑफ सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/√2 ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो जो रिंग की एक्सिस है उसकी एक्सिस पर अगर r/√2 पे आप हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे सर मैक्सिमम होगी। और उस r/√2 को आप रखोगे फार्मूले में। तो देखो मैंने ये डायग्राम आपको बना के दिखाया है, ये इस तरीके से। ये आपका मान लो सेंटर है, ये सेंटर पे हो आप, ये आप सेंटर पे हो बेटा जी। ठीक है ना, ये आप सेंटर पे हो। जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रही है, करते जैसे आप कहाँ पहुँच गए, r/√2 पे, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की
वैल्यू हो गई मैक्सिमम, और फार्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ r/2 रखोगे, r/√2 रखोगे, तो ये वैल्यू आपको निकल के आएगी। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ से याद रखनी है, यहाँ से। ठीक है बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा कि जब व्हाट इज़ द ई मैक्स 2kq/3√3r², वैल्यू पुट करके आपको निकलेगा रिजल्ट। और जैसे ही r/√2 से आप आगे चले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते 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 जब आप जाओगे इन्फिनिटी पर तो हो जाएगी आपकी 0। ठीक है ना। अब देखो सेंटर की तरफ आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही कम हो रही कम हो रही है, सेंटर पे 0, पता आपको है ना बेटा जी। और इस पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, ये वैल्यू पूरी की पूरी इस पॉइंट पर। अब सेंटर से अगर आप दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव में आएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी। और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की मैक्सिमम, नेगेटिव में है वो बट वो मैक्सिमम है। लेफ्ट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन बदल रही है बस ना। तो आपने कहा कि यहाँ पर आते आते क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम, फिर आप गए और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो आपने कहा कि +r/√2 पे और -r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल रही है। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बेटा जी, मैंने आपको डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम यहाँ पर भी हमने एक चीज़ पॉइंट आउट किया है, इसको मैं पूरा कर दूँ तो आपका ये पूरा का पूरा ये नोट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप देखना केस 4 में हमने क्या दिया है कि एट द सेंटर ऑफ द रिंग x = 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है बेटा जी। और अगर मान लो, देखो वीडियो आपकी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूँगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, और इसको आप लोग पॉज करके एक एक करके अंडरस्टैंड करना। मैं PDF के साथ इसको मैं सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।